हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ ग्रामीण विकास के नवीनतम योजनाओं को लेके। तो पहला क्वेश्चन है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 2/10/2024 को इसका शुभारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 2024 को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024 को हुआ। अब इसमें जैसे नाम से क्लियर है, ग्राम उत्कर्ष योजना, इसका मतलब कि ग्राम के उत्कर्ष के लिए ये योजना लाया गया था। और अगर हम लोग याद करेंगे कि हमारे ग्राम के उत्कर्ष के लिए जो सबसे ज़्यादा जो जिसने सोचा था वो कौन थे, तो वो महात्मा गांधी जी थे। तो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिवस में 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना शुभारंभ की गई। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। स्थान क्या है? राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो बलरामपुर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, तो बलरामपुर से स्टार्ट की गई और बलरामपुर के राजपुर से याद की गई, तो आपको राजपुर याद करना पड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो चयनित जनजाति गांव में, देखिए जनजाति गांव है, जो जनजाति गांव में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक उन्नति के कार्य किए जाएंगे, ये इसका लक्ष्य है। जैसा कि गांधी जी चाहते थे कि गांव का सबसे ज़्यादा विकास हो, क्योंकि वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे इसका लक्ष्य भी वही है। चयनित गांव क्या है? छत्तीसगढ़ की 32 जिलों से 138 विकास खंडों के 32 जिले के 138 विकास खंड के 6,691 जनजाति गांवों का चयन किया गया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने गांव का चयन किया गया? 6,691 गांवों का इसमें चयन किया गया। और 2025-26 में इसमें 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया बजट में। अभी जो लेटेस्ट वाला बजट है, जो कि मार्च अप्रैल में आया, उसमें कितना का प्रावधान किया गया? तो 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट योजना है हमारी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? तो अन्न कोष योजना की शुरुआत की गई बिलासपुर से। कहाँ से की गई? बिलासपुर से की गई। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना, इसका शुभारंभ 9 दिसंबर 2024 को हुआ। 9 दिसंबर 2024 कहाँ से हुआ? पीजी कॉलेज ग्राउंड बिलासपुर से इसका शुभारंभ हुआ। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। पहाड़ी कोरवा जो जनजाति है वो मैक्सिमम ऊपर के तरफ रहती है और ज़्यादातर की ये जशपुर क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन इसका शुभारंभ किया गया था बिलासपुर के पीजी ग्राउंड से। और जो पहाड़ी, ये सिर्फ ये सब के लिए नहीं है, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि ये सिर्फ पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए है और उनको पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? विष्णुदेव साय ने की थी। विष्णुदेव साय ने की थी एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत। व्याख्या देख लेते हैं। नाम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान इसका नाम है और इसका शुभारंभ 11 जुलाई 2024 को हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पीपल का पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब इसका शुभारंभ हुआ? 11 जुलाई 2024 को हुआ और पीपल के पेड़ लगाकर इसका शुभारंभ किया गया। स्थान क्या है? जैव विविधता पार्क अटल नगर नवा रायपुर में पीपल का पेड़ लगाया गया, जैव विविधता पार्क अटल नगर में। और इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु आधिकारिक पौधारोपण करना तथा पर्यावरण का संरक्षण करना। नाम है जैसे कि यहाँ पे है ना, नाम है उसी के अकॉर्डिंग एक पेड़ माँ के नाम, उसी तरीके से महिला सशक्तिकरण में भी ये भूमिका निभाएगा, है ना। ये जो ये है, ये अभियान है और इसमें पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना भी इसका लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कृषक उन्नति योजना, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कितने रुपए में करेगी? तो कितने रुपए में करेगी बताइए? 3100 रुपये में करेगी। 3100 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब 100 किलो जो है धान वो 3100 रुपये में खरीदेगी। और पहले 20 क्विंटल धान खरीदा जाता था। अब विष्णुदेव साय के कार्यकाल में 21 क्विंटल धान खरीदा जाता है और वो 3100 रुपये प्रति क्विंटल के तर्ज पर, रेट पर। नाम कृषक उन्नति योजना है, हमको नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसका नाम चेंज हो गया है, कृषक उन्नति योजना अब नाम हो गया है। शुभारंभ इसका 12 मार्च 2024 को किया गया। 12 मार्च 2024, तो इसको ध्यान रखिएगा कब इसका प्रारंभ किया गया।
महतारी वंदन योजना का शुभारंभ भी 1 मार्च और 8 मार्च को 10 मार्च को पैसा ट्रांसफर किया गया था। इसी तरीके से कृषक उन्नति योजना भी 12 मार्च 2024 को शुभारंभ किया गया। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि डेट में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये कहाँ से हुआ कृषक उन्नति योजना शुभारंभ? बालोद जिले से इसका शुभारंभ हुआ। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें राशि कितना जारी किया गया है। तो 1,3320 या फिर 13,320 करोड़ रुपए इसमें राशि बजट में आवंटित किए गए हैं कृषक उन्नति योजना के लिए। इसमें कितने किसान लाभान्वित होंगे? तो 24.72 लाख किसान इसमें लाभान्वित होंगे। 24.72 लाख। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करना, ये इसका लक्ष्य है। और प्रति क्विंटल धान की खरीदी 3100 में करना। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अंतर की राशि का समावेश। मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा होगा, लेकिन जो अतिरिक्त राशि जो बचेगा वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा कृषक उन्नति योजना के तहत। एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित करते हुए हर पंचायत भवन में नकदी आहरण काउंटर स्थापित करना। इसका मतलब कि काउंटर होगा नकदी आहरण जिसमें से वो पैसा ले सकेंगे। धान खरीदी के पहले ही बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। बजट प्रावधान इसमें 2025-26 में कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने का किया गया है? 25-26 में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इससे पहले वाले साल में ज़्यादा का किया गया था। कितने का किया गया था? 13,320 करोड़ रुपए का किया गया था, लेकिन 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा। नोट: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए घोषित न्यूनतम मूल्य तथा राज्य सरकार द्वारा अंतर राशि निम्न है। तो धान सामान्य ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि केंद्र सरकार देगी, कितना का देगी? 2300 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी। और हम मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कितने में खरीदेगी प्रति क्विंटल? तो 3100 रुपये में खरीदेगी। तो डिफरेंस कितना हुआ? 800 रुपये का डिफरेंस हुआ। तो ये 800 रुपये ना कृषक उन्नति योजना के तहत पैसा किसानों को दे दिया जाएगा। धान सामान्य ग्रेड ए का MSP जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो तय है वो 2,320 रुपये है, और हम लोग मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट खरीदेगी 3100 रुपये में। तो डिफरेंस कितना आया? 780 रुपये। तो इस 780 रुपये की राशि को डायरेक्ट गवर्नमेंट किसानों को देगी। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत किन वर्षों का लंबित धान प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है। मतलब कि पैसा बचा हुआ था पहले से और धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत पैसा नहीं दिया गया था। कौन से वर्ष का पैसा बचा हुआ था जिसको नई गवर्नमेंट बनने के बाद दिया गया है? तो 2014-15 तथा 15-16 का जो पैसा है धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत वो बचा हुआ था जिसको नई गवर्नमेंट आई है तो दी है किसानों को। व्याख्या: धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना ये पैसा कब दिया गया? 25/12/2023 को दिया गया राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को, है ना। सुशासन के दिवस पर दिया गया। लंबित प्रोत्साहन राशि 2014-15 और 15-16 का जो पैसा था वो बचा हुआ था। तो कुल वितरण प्रोत्साहन राशि कितना दिया गया? तो 3,716 करोड़ रुपए दिया गया किसानों को, 3,716 करोड़ रुपए। और प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि ना 300 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया। प्रोत्साहन राशि 1 क्विंटल में कितना एक्स्ट्रा दिया गया? तो 300 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया। और ये स्टार्ट कब हुआ था? धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना ये पैसा दिया गया था सुशासन दिवस के अवसर पर, लेकिन स्टार्ट कब हुआ यहाँ पे ये नहीं दिया है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। तो 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान की जाती है। महतारी वंदन योजना 2024 में ये लॉन्च हुआ और इसकी शुरुआत 10 मार्च 2024 को हुई थी। 10 मार्च 2024 को पहला किस्त जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली पैसा ट्रांसफ़र किया गया था छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं के खातों में, और ये लागू हो गया था 1 मार्च 2024 को। ये लागू हो गया था महतारी वंदन योजना। और पैसा कब ट्रांसफ़र किया गया? 10 मार्च 2024 को। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, और महिला दिवस मनाया जाता है तो इसी के आसपास का ही डेट है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा महतारी वंदन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश में महिलाओं के साथ भेदभाव, असमानता को दूर करना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार लाना, आर्थिक स्वावलंबन बनाना, है ना, पैसे से रिलेटेड स्वावलंबी उनको बनाना तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा परिवार में उसकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करना, ये इसका लक्ष्य है। पात्रता क्या है? तो विवाहित महिला छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो और छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हो। और महिला आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम ना हो। 21 वर्ष से कम एज में अगर आपकी शादी हो गई है तो वो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी ये इस योजना का लाभ मिलेगा और इसमें वो शामिल होंगी। प्रावधान क्या है? पात्र विवाहित महिला को 1,000 रुपये प्रति माह 1,000 रुपये मतलब कि 12 महीने का हो जाएगा 12,000 रुपये, तो सालाना 12,000 रुपये दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सालाना कितना पैसा दिया जाएगा, तो 12,000 रुपये। आधार लिंक डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आधारित बैंक खाते में दिया जाएगा, मतलब डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा उनके अकाउंट में। यदि किसी विवाहित महिला को सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में कि राशि बढ़ा दी गई है, 500 कर दी गई थी, कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अगर 1,000 रुपये से कम पेंशन प्राप्त हो रहा है, सपोज सामाजिक सहायता में अगर उनको पेंशन प्राप्त हो रहा है, विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा है तो, और उनको 500 रुपये महीने में मिल रहा है, तो उन सभी महिलाओं को अतिरिक्त अंतर की राशि मतलब कि 500 रुपये एक्स्ट्रा, 1,000 कवर करना है ना, तो 500 रुपये पहले मिल रहा था, तो 1,000 रुपये 500 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कि 500 टोटल मिला के ओवरऑल 1,000 होना चाहिए इस तरीके से। तो उन सभी महिलाओं को अतिरिक्त अंतर की राशि स्वीकृत होगी जिनसे उन्हें सकल सहायता राशि 1,000 मासिक प्राप्त हो। नोडल विभाग कौन है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग है। महतारी वंदन योजना का कौन विभाग है? महिला एवं बाल विकास विभाग। नोडल अधिकारी कौन होगा? तो जिला कलेक्टर इसका नोडल अधिकारी होगा। बजट प्रावधान, बजट ये अभी देखो यहाँ पे पैसा कितना आवंटित किया गया, इसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये लेटेस्ट योजना है और पैसा कितना आवंटित हुआ तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। महतारी वंदन योजना हेतु 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितने का किया गया? 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामलला दर्शन योजना के तहत प्रत्येक जिले के लिए किसकी अध्यक्षता में रामलला दर्शन समिति का गठन किया जाएगा? तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर आप रामलला दर्शन योजना का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कोई इसमें वेबसाइट नहीं है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने जिला कलेक्टर के पास में आवेदन देना होगा और उसका पूरा डिटेल बताना होगा। तो इसका जो हेड कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा, क्योंकि आवेदन वगैरह और सब स्वीकृति कौन देता है इस योजना के तहत? कलेक्टर देता है। तो जिला कलेक्टर, इस समिति का गठन किया जाएगा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। श्री रामलला दर्शन योजना, इसका उद्देश्य क्या है? अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर निर्माण के पूर्व होने तथा श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रदेशवासियों को श्री रामलला के दर्शन कराने हेतु ये छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो 2260 किलोमीटर है। और लेते हैं राम वन गमन पथ योजना, उद्देश्य प्रभु श्री राम के वन गमन मार्ग में स्थित महत्वपूर्ण स्थानों को विकसित करना, रामायण कालीन अवशेषों को सहेजना तथा देश विदेश के पर्यटकों को श्री राम वन गमन मार्ग से परिचित कराना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, परिचित कराना। अब विशेषता क्या है? राम वन गमन परिपथ हेतु कुल 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। 75 स्थलों को प्रथम चरण में 10 स्थलों को इसके तहत परिपथ में शामिल किया गया और इस परिपथ की कुल लंबाई 2,260 किलोमीटर है। लागत कितना होगा इसका? 137.45 करोड़ लागत होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बजट में, 137.45 करोड़। प्रथम चरण में जो 10 स्थल शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? सीतामढ़ी हरचौका जो कि कोरिया में है, यहाँ पे राम भगवान के सबसे प्रथम चरण पड़े थे। उसके बाद में आता है रामगढ़ सरगुजा, रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेगरा लक्ष्मण बेगरा गुफा पाई जाती है। फिर शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, यहाँ पे भगवान राम ने श्री शबरी जी के जूठे बेर खाए थे। तुरतुरिया बलौदा बाजार, यहाँ पे लव कुश का जन्म स्थली है और आश्रम भी है। चंपारण रायपुर और चंद्रखुरी रायपुर में माँ कौशल्या का मंदिर है और माँ कौशल्या का वहाँ पे मतलब राम जी का ननिहाल है। रांची में गरियाबंद में लोमस ऋषि आश्रम है। सिहावा में सप्त ऋषि आश्रम है, सिहावा में धमतरी में। जगदलपुर में दलपत सागर, चित्रकूट, तीरथगढ़, ये सब झरना है जो कि बस्तर में पड़ता है। और रामाराव सुकमा जो कि अंतिम स्थान है। प्रथम चरण का लोकार्पण चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर से 7 से 9 अक्टूबर 2021 के मध्य राम वनगमन पर्यटन परिपथ समारोह में किया गया। 7 से 9 अक्टूबर के बीच। कई बार बोला जाता है कि 8 अक्टूबर को किया गया इसका शुभारंभ, कई बार बोला जाता है 7 अक्टूबर को किया गया, तो 7 से 9 अक्टूबर के बीच में किया गया। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? माता कौशल्या मंदिर था चंद्रखुरी रायपुर। चंद्रखुरी में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था।
पहला क्वेश्चन है, नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए। बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देना। दूसरा ऑप्शन है बालिकाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना। तीसरा ऑप्शन है प्रथम 2 पुत्रियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इसका लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना जो प्रारंभ हुआ 1 मार्च 2022 को, ठीक है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और 1 मार्च 2022 को ये नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना स्टार्ट हुआ। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सुकमा से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? सुकमा से ये प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के स्वास्थ्य व शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर करने हेतु ये लॉन्च किया गया। मतलब कि वो निर्माण श्रमिक की बेटियां होनी चाहिए, उन्हीं को ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और वो पंजीकृत भी होनी चाहिए। निर्माण श्रमिक मतलब क्या होता है? जो श्रमिक ऐसे जो कि कंस्ट्रक्शन कार्य में लगे हुए हैं, बनाने, घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सब चीज़ में, या फिर कोई भी निर्माण कार्य में अगर लगे हुए हैं, उनको ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और इसमें प्रावधान क्या है? तो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 2 अविवाहित पुत्रियों के खाते में एक मुश्त 20-20 हज़ार रुपये जमा किया जाएगा। मतलब अगर उनके 2 पुत्री से अधिक पुत्री हैं तो उनको नहीं मिलेगा ये चीज़ का फ़ायदा। लेकिन अगर 2 अविवाहित पुत्री हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, उनके खाते में एक मुश्त 20 हज़ार रुपये डाला जाएगा। ठीक है, तो 20-20 हज़ार डाला जाएगा। अगर 2 पुत्री हैं तो 20-20 हज़ार डाला जाएगा, और अगर 1 पुत्री है तो 20 हज़ार रुपये दिया जाएगा। विशेष, पात्र बालिकाओं की आयु 18 वर्ष से 18 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए। मतलब कि उनकी आयु 18 वर्ष और 18 वर्ष 6 महीने के बीच होनी चाहिए। मतलब कि ये जो योजना है वो 6 माह के बीच में ही फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर एज ऊपर हो गया है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, और अगर एज कम है तब भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये 6 महीने के बीच में ही उनको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ में वे अविवाहित होनी चाहिए, मतलब उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, और वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उनका 10th क्लास पास हो जाना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए। ठीक है, मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं होनी चाहिए। मतलब जो वो बच्ची है वो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं होने चाहिए, लेकिन उनके माता पिता पंजीकृत होने चाहिए, तभी मिलेगा। हितग्राही गत वर्ष से कम 90 दिवस के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रही होनी चाहिए। मतलब कि जो उनके मम्मी या पापा है वो 90 दिन मतलब 3 महीने से ना वो कंटिन्यू निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करते रहने चाहिए, है ना। जैसे कि गर्मी आ जाता है तो उस समय लोग कार्य नहीं करते, तो उनको 3 महीने कंटिन्यू कार्य करते रहने चाहिए। और पात्र बालिकाओं के माता पिता कम से कम 1 वर्ष से मंडल में श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने चाहिए। मिनिमम 1 साल होना चाहिए उनके पंजीकृत का। अगर वो पंजीकृत अभी करवाए हैं तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। 1 साल या 1 साल से ऊपर, 1 साल से जितना ऊपर होगा चलेगा, लेकिन 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा, नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रमिक सियान सहायता योजना, तो ऑप्शन ए है बुजुर्गों को रोजगार देना, ऑप्शन बी है बुजुर्गों को आर्थिक सहायता और सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान करना, बुजुर्गों को तकनीकी शिक्षा देना और बुजुर्गों को मुफ्त दवाइयाँ देना। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बुजुर्गों को आर्थिक सहायता और सम्मानपूर्वक जीवन देना। अब हम इस स्कीम को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ये कब लागू हुआ? 1 मई 2022 को लागू हुआ है। कब? 1 मई 2022 को। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, उसी दिन ये श्रमिक सियान सहायता योजना लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिकों को बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से सहायता प्रदान करने हेतु ये लॉन्च किया गया। ठीक है, तो जो भवन निर्माण कर रहे हैं और उनके जीवन यापन अच्छा हो सके उसके लिए ये चालू किया गया ये सहायता योजना। ठीक है, अच्छा राशि कितनी दी जाएगी? तो एक मुश्त राशि दी जाएगी 20,000 रुपये है। ठीक है, 20,000 रुपये एक मुश्त दी जाएगी। वहाँ पे भी 20,000 रुपये दिया जा रहा था, यहाँ पे भी 20,000 रुपये एक मुश्त दिया जा रहा है। मतलब कि एक बार में ही 20,000 रुपये दे दिया जाएगा। अब इसकी पात्रता क्या है? तो कम से कम 3 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में वो पंजीकृत होने चाहिए। कम से कम, मिनिमम, अगर अधिकतम भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 3 साल से कम नहीं होने चाहिए। 3 साल से वो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करते होने चाहिए। और श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्राइटेरिया रख दिया गया कि 1 साल के अंदर ही आपको ये चीज़ का लाभ मिलेगा। अगर उनका आयु 59 से 60 वर्ष के बीच में है तभी वो इस चीज़ के लिए, ये बेनिफिट के लिए क्लेम कर पाएंगे। ओके, तो मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना 1 मई 2022। अब नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। तो इसके नाम से ही क्लियर है, मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना मतलब अगर मृत्यु हो गई और अगर वो दिव्यांग हो गए तो उनको सहायता मिलेगा। तो लाभार्थी कौन होंगे, सामान्य या फिर दुर्घटना में मृत्यु हुई, मतलब दोनों तरीके से फायदा मिलेगा। सामान्य मृत्यु हुई तब भी फायदा मिलेगा, अगर दुर्घटना में मृत्यु हुई तब भी उनको 1,00,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, मतलब एक बार में ही उनको दे दिया जाएगा। और अगर दिव्यांग हो गए वो, मतलब हैंडीकैप्ड हो गए या फिर उनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तब उनको 50,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, मतलब एक बार में ही दे दिया जाएगा। अच्छा, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ये फ़ायदा मिलेगा। 60 वर्ष से ऊपर नहीं होने चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ये सहायता मिलेगा, 1,00,000 रुपये एक मुश्त। अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो, और अगर दिव्यांगता होता है तो 50,000 रुपये दिया जाएगा एक मुश्त। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया था, श्रम विभाग राज्य सरकार ने लॉन्च किया। राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, श्रम विभाग ने लॉन्च किया। इसका प्रावधान क्या है, तो कार्ड बनने के पश्चात, मतलब अगर कार्ड बन गया आपका या फिर किसी का भी जो भी है निर्माण श्रमिक, उनको अगर कार्ड बन जाता है उसके बाद में ही इनको फ़ायदा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। गरम भोजन इसमें मिलेगा, दाल चावल सब्जी अचार इसमें दिया जाएगा। और अगर असंगठित निर्माण श्रमिक हैं, असंगठित मतलब कि जिनका कार्य फिक्स नहीं होता, मतलब उनको कभी भी समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उनको बुला लिया जाता है कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है कि वो उनको हमेशा हर साल, मतलब साल में हर दिन उनको कार्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो असंगठित है। ठीक है, तो असंगठित जो निर्माण श्रमिक है ना, उनको 5 रुपये में भोजन दिया जाएगा। और अगर संगठित श्रमिक है तो उनको 10 रुपये में भोजन दिया जाएगा। और संगठित श्रमिक कौन होते हैं, वो श्रमिक होते हैं जिनको रोजगार परमानेंट फिक्स होता है कि वो कार्य करेंगे ही करेंगे, परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं वो। इसका उद्देश्य क्या है, तो संगठित निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम दर पर गर्म भोजन उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। और इसका संचालन 22 केंद्रों में हो रहा है। ठीक है, 22 केंद्रों में हो रहा है। तो श्रम विभाग राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा योजना है नवा जतन योजना। नवा जतन योजना ये प्रारंभ हुआ कोंडागांव से। ठीक है, कोंडागांव से स्टार्ट हुआ, 2012 में स्टार्ट हुआ नवा जतन योजना। प्रदेश में कुपोषण के लिए प्रारंभ की गई ये योजना है, कुपोषण मुक्ति के लिए। ठीक है, मतलब कि पोषण देना है ना, जो भी चीज़ हमारे जो भी चीज़ पर्सन के बॉडी में कमी है वो चीज़ की पूर्ति कराना। प्रोटीन युक्त भोजन, मतलब प्रोटीन युक्त जो भी चीज़ है, जैसे कि गुड़ हो गया, चना हो गया, ये सब। तो ये सब क्या होता है, एनीमिया से भी मुक्त रखता है और कुपोषण से भी मुक्त रखता है, तो उसके लिए प्रारंभ किया गया था। दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुपोषण का प्रतिशत कितना है, 31.3% है। ये इंपॉर्टेंट है, 31.3% है। ठीक है, तो ये कोंडागांव से स्टार्ट हुआ 2012 में। अब इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग सहायता योजना में, दिव्यांग सहायता योजना हमने देखा था। ठीक है, श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना उसका नाम था, है ना। तो अगर वो श्रमिक है और 18 से 60 वर्ष की आयु का है, तो उसको अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको कितनी राशि दी जाएगी, तो 50,000, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000। तो बताइए कितने पैसा दिए जाते हैं, 1,00,000 रुपये दिया जाता है मृत्यु होने पे ही। और अगर दिव्यांग हो जाते हैं वो, तो उनको 50,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, एक मुश्त दिया जाता है। और ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, नवा जतन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहला है किसानों को आर्थिक सहायता देना, दूसरा है महिलाओं को स्वरोजगार देना, युवाओं को पोषण व आहार सुधार, और बेरोजगारों को नौकरी। ठीक है, तो नवा जतन योजना का उद्देश्य क्या है बताइए, पोषण व आहार में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। देखिए, इससे रिलेटेड नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, शहीद वीर नारायण सिंह अन्न श्रम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, किस वर्ष की गई शुरुआत इसकी, अन्न श्रम योजना की शुरुआत। तो बताइए 2018, 2020, 2022 और 2012। तो 2022 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह अन्न श्रम योजना का लाभ किसे दिया जाता है, तो केवल सरकारी कर्मचारियों को, केवल ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को, पंजीकृत श्रमिकों को और सभी बेरोजगार युवाओं को। शहीद वीर नारायण सिंह तो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को। ठीक है, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ये फ़ायदा दिया जाता है।
अब हम लोग नेक्स्ट योजना में आते हैं, सुचिता योजना। सुचिता योजना जो है वो प्रारंभ हुआ था 24 जनवरी 2017 को। 24 जनवरी 2017 बालिका दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ। तो 24 जनवरी बालिका दिवस मनाया जाता है और इसी दिन सुचिता योजना प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो दूरस्थ अंचल की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सैनिटरी नैपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना। मतलब जो बालिकाएं होती हैं, दूरस्थ अंचल जो स्कूल वगैरह होता है, वैसे नॉर्मल स्कूल में भी ये लगा दिया, मतलब ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें ना सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है सुचिता योजना का। प्रमुख बिंदु क्या है? तो सुचिता योजना के अंतर्गत शासकीय शालाओं में जहाँ कन्याएं अध्ययनरत हैं, कन्याएं जहाँ अध्ययनरत हैं, कन्या स्कूल है वहाँ पे, और नॉर्मल स्कूल में भी जो गर्ल्स टॉयलेट होता है वहाँ पे भी, वहाँ सैनिटरी नैपकिन में वेंडिंग मशीन तथा इंसिनरेटर की स्थापना करना। अब ये क्या है? ये ना सैनिटरी जो नैपकिन जो होता है उसको कहीं पे भी फेंक देने पे वो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है, तो वहाँ पे वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर रखा जाता है जिससे कि वो वहीं पे उसको ख़त्म कर सके जला के। ठीक है, तो ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में होता है, गर्ल्स टॉयलेट में। ठीक है, तो ये सुचिता योजना के तहत ही प्रारंभ किया गया था और 24 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया। प्रावधान क्या है इसमें? 7,250 नैपकिन की निःशुल्क आपूर्ति तथा 1 वर्ष तक मशीनों का रख रखाव, ये इसका प्रावधान है सुचिता योजना का। नेक्स्ट है फुलवारी योजना। फुलवारी योजना जो है ना वो 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना, ये इसका लक्ष्य है। 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना। तो देखो जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम फुलवारी की तरह होते हैं ना, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं एकदम फुलवारी की तरह होते हैं, तो ये फुलवारी योजना का लक्ष्य है कुपोषण से मुक्त करना बहुत छोटे बच्चों को। नेक्स्ट है चकमक अभियान। ठीक है, नाम से ही इसके क्लियर है, चकमक मतलब कि यहाँ पे गतिविधियाँ और बच्चों को रचनात्मक गतिविधि सीखने हेतु प्रेरित किया जाएगा। रचनात्मक, ठीक है, चकमक मतलब रचनात्मक गतिविधि। तो ये कब प्रारंभ किया गया था? 25 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुआ और महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने इसको स्टार्ट किया। इसका सहयोग कौन दे रहा है? तो यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये इसको सहयोग दे रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि में परिवार के सदस्यों के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक गतिविधि सीखने हेतु प्रेरित करना चकमक अभियान का लक्ष्य है। तो ये कोरोना महामारी के टाइम में आया था चकमक अभियान, 25 अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है दीर्घायु योजना। अब नाम से ही क्लियर है, दीर्घायु मतलब कि आयु लंबी हो। तो ये मार्च 2020 को स्टार्ट किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज करना। तो दीर्घ आयु कब होगा? जब कैंसर से उनका इलाज हो पाएगा और वो अपनी लाइफ जी पाएंगे। कैंसर पीड़ितों का निःशुल्क कीमोथेरेपी करना। कैंसर क्या होता है? कैंसर ना अनियंत्रित, जब कोई चीज़ सेल्स जो हैं हमारे बॉडी के, ब्रेन के या फिर बॉडी के कहीं के भी अनियंत्रित तौर पे बढ़ने लग जाते हैं तो वो कैंसर होता है ना। तो वो जो सेल जो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ने लग जाते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, या फिर जो ज़्यादा ग्रोथ हो गए हैं जो सेल का, उसको मारा जाता है कीमोथेरेपी के माध्यम से। तो दीर्घायु योजना के माध्यम से यहाँ पे कीमोथेरेपी का निःशुल्क इलाज होता है। ठीक है। स्पर्श योजना, स्पर्श कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु है। अब कुष्ठ रोग क्या है? छूने से तो नहीं फैलता, तो अब लोग, लेकिन उनको जिनका कुष्ठ रोग होता है उनको बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। तो स्पर्श योजना का नाम से ही थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु स्पर्श योजना स्टार्ट किया गया था। तो चलिए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुचिता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुचिता योजना, तो पहला ऑप्शन है किशोरियों को तकनीकी शिक्षा देना। नहीं, ये तो नहीं है। किशोरियों को सस्ती सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, तो यस, किशोरियों को सस्ती सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना ये इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दीर्घायु योजना का उद्देश्य क्या है? तो दीर्घ आयु, मैंने अभी बताया था आपको, कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज प्रदान करना, या फिर वृद्धजनों को पेंशन देना। नहीं, ये तो नहीं है। बच्चों को लिए टीकाकरण सुविधा, ये भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा शिविर लगाना, ये भी नहीं है। तो कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज प्रदान करना ही ये इसका उद्देश्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चकमक अभियान का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना, कोरोना महामारी के दौरान बच्चों को रचनात्मक गतिविधि से जोड़ना। तो मैंने वो बताया था, चकमक रचनात्मक, इस तरीके से आप याद रखना। तो चकमक योजना का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधि से जोड़ना है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलवारी योजना का उद्देश्य क्या है? तो फुलवारी बच्चों को शिक्षा देना नहीं, नवजात शिशुओं को पोषण देना, 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना। तो ये एकदम एग्जैक्ट सही आंसर हो जाता है। और टीकाकरण प्रदान करना, ये इसका नहीं है। क्वेश्चन है मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? बताइए कब शुरू की गई थी? 7 सितंबर 2005 को शुरू की गई थी। 7 सितंबर 2005 को शुरू की गई थी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का, इसकी शुरुआत भारत में 7 सितंबर 2005 को हुई है और छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई है। कब हुई है? 2 फरवरी 2006 को हुई है और भारत में इसकी शुरुआत 7 सितंबर 2005 को हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को साल में 100 दिनों का गारंटेड रोजगार देना, मतलब मिनिमम 100 दिन का रोजगार देना ही है। स्थायी परस, लेकिन ये एक परिवार को दिया जाता है, एक पर्सन को नहीं दिया जाता। एक परिवार में एक पर्सन को या फिर कोई दूसरा पर्सन जो भी है, मतलब मिला के एक परिवार को मिला के 100 दिन का रोजगार देना। स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, जैसे कि सड़क, तालाब, कुएं आदि। मतलब मनरेगा योजना के तहत जो अकुशल श्रमिक है उनको रोजगार दिया जाता है और उनको निर्माण कार्य में उनको लगाया जाता है, जैसे सड़क निर्माण, तालाब, कुएं, ये सब निर्माण में। ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। महिला श्रमिकों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है मनरेगा के तहत। FRA वन धारकों, वन अधिकार जो पत्र धारक होते हैं, उनको अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, FRA वन धारकों को अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार दिया जाता है। मुख्य बातें इसकी क्या है? तो रोजगार के लिए आवेदन करने पर, अगर आवेदन किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो उनको 15 दिनों के भीतर काम मिलना चाहिए। अगर काम नहीं मिलता तो उनको भत्ता दिया जाता है। यदि रोजगार ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में कुल 150 दिन तक रोजगार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त 50 दिन का दिया जाता है। तो देखो, छत्तीसगढ़ में 150 दिन का दिया जाता है, लेकिन अगर भारत में देखेंगे तो भारत में 100 दिन का दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 50 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, तो आप लगाएंगे 100 दिन का। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कितना दिन का रोजगार दिया जाता है, तो 150 दिन का। मजदूरी दर ना वर्ष 2024-25 में, क्योंकि मैंने बताया था कि नवीनतम आंकड़े होंगे पूरे, तो 2024-25 में 243 रुपये पर दिन दिया जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इसको बढ़ा दिया गया है। इसका जो पैसा है वो बढ़ा दिया गया है, 261 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। कितना? 261 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितना का वृद्धि किया गया है इसमें? बताइए। 18 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है। अन्य प्रावधान क्या है? महिला श्रमिकों को इसमें प्राथमिकता। मातृत्व लाभ, 1 माह की मजदूरी दी जाती है। इसका मतलब कि अगर कोई महिला जो कि प्रेग्नेंट है या फिर बच्चे को उसने जन्म दिया है, तो उनको 1 माह की मजदूरी एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है, 1 माह की मजदूरी एक्स्ट्रा मिलती है मातृत्व लाभ के तहत। कार्यस्थल पर चिकित्सा सहायता, पीने का पानी, छाया, ये सब उपलब्ध होता है कि कोई बैठ सके, आराम कर सके, है ना। तो उसके लिए ये सब चीज होता है। बच्चों की देखभाल हेतु महिला नियुक्ति का प्रावधान है। इसका मतलब कि अगर किसी मनरेगा के तहत जहाँ पे काम हो रहा है, तो वहाँ पे अगर 5 से अधिक बच्चे हैं, तो उनको एक महिला नियुक्त किया जाता है, जो कि बच्चों का ध्यान देते हैं। वो ध्यान देती है, उनका काम ही यही होता है कि वो बच्चों का ध्यान देना है उनको, और उनको उसी का पैसा मिलता है ना। तो महिला नियुक्ति का प्रावधान है, तो जो कि बच्चों को ध्यान देती है, और शेल्टर, पानी, ये सब प्रोवाइड वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे ये सब कार्य होता है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के माध्यम से होता है। इसका मतलब कि सामाजिक अंकेक्षण क्या है? मतलब कि सोशल ऑडिट वहाँ पे पूरे जो भी लोग होते हैं ग्राम पंचायत के लोग, कि कहाँ पे वहाँ पे भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, किसी को पैसा नहीं दिया, पैसा में कटौती नहीं की गई, या फिर किसी को कम पैसा दिया गया, किसी को ज़्यादा पैसा दिया गया, इस तरीके के भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण करती है। विशेष आंकड़े छत्तीसगढ़ में देखें तो 2023-24 में परिवार कितने थे? 24.77 लाख परिवार जो छत्तीसगढ़ में जिनको मनरेगा के तहत फायदा हुआ था।
ओके, 76.63 लाख इसमें मानव दिवस सृजन किया गया था, जिसमें महिला का परसेंट कितना था, 54% था। तो कितने परिवार को इसमें इसके तहत लाभ मिला था, 24.77 लाख परिवारों को। और मानव दिवस 1276.63 लाख लोगों को मानव दिवस दिया गया था, जिसमें महिला 54% थी। लेकिन 2024-25 के आंकड़े के तहत ये बुक ये जो है वो हरिराम पटेल के बुक में अपडेट नहीं किया गया है। तो 2024-25 सितंबर तक ना कितने परिवार लाभान्वित हुए, 21.17 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। और मानव दिवस जो सृजन किया गया है वो 811.18 लाख मानव दिवस सृजन किया गया है, जिसमें महिला 55.31% है। तो अब आपको 2024-25 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने परिवार हैं, 21.17 लाख परिवार हैं, और मानव दिवस 811.18 लाख परिवार हैं, जिसके तहत महिला 55.31% है। अब देखो, इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। मनरेगा योजना कब शुरू की गई, तो मैंने बताया था 7 सितंबर 2005 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार गारंटी शुदा है, तो 90 दिन का, 100 दिन का, 120 दिन का या 150 दिन का। तो 100 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत गारंटीकृत है। FR के धारकों मतलब कि वन अधिकार पट्टा धारकों को कितने अतिरिक्त दिन का रोजगार दिया जाता है, तो 25 दिन का दिया जाता है, 40 दिन का दिया जाता है, या 50 दिन का दिया जाता है, या 60 दिन का दिया जाता है। तो 50 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाता है पट्टा धारकों को, वन अधिकार पट्टा धारकों को, उसको FRA भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 से मनरेगा की मजदूरी दर क्या होगी, तो 243 रुपये होगी, या 251 रुपये होगी, या 261 रुपये होगी, या 271 रुपये होगी। तो 261 रुपये होगी। कितनी होगी, 261 रुपये होगी 1 अप्रैल 2025 से मनरेगा की मजदूरी दर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मतलब नेक्स्ट योजना में आते हैं, और इसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लेटेस्ट डेटा है, पूरा लेटेस्ट आंकड़े हैं जो मैं इस योजना के तहत बताने वाली हूं, तो आप बने रहिएगा। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस दिन बर्थडे होता है। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों को 12 ऑल वेदर पक्की सड़कों से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। और विशेष रूप से पिछड़े, आदिवासी, पहाड़ी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। ओके, अब योजना के 4 चरण हैं, ठीक है, 4 चरण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1, इसका मुख्य उद्देश्य ना सभी बड़ी ग्राम बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ना। तो देखो, पहली बार जब ये लागू हुआ ना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये अब इनका लक्ष्य था कि हम बड़े से बड़े जगह को कवर करें, मतलब एक गांव जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा हो उसको कवर करें, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। तो इसलिए इन्होंने सामान्य क्षेत्र में इन्होंने टारगेट रखा कि अगर 500 प्लस की आबादी है, किसी गाँव में 500 प्लस की आबादी है, तो वहां पे गांव सड़क बनाया जाएगा, उस ग्राम में सड़क बनाया जाएगा। और पहाड़ी या आदिवासी नक्सल क्षेत्र है ना, वहां पे अगर 250 प्लस अगर पॉपुलेशन है तो भी वहां पे ग्राम का सड़क का निर्माण किया जाएगा, उस ग्राम में सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो पहाड़ी आदिवासी नक्सल क्षेत्र में 250 प्लस और सामान्य क्षेत्र में 500 प्लस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 में ऐसा बोला गया था, लेकिन उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 हुआ, सेकंड चरण में 2013 में चालू हुआ। कब चालू हुआ, 2013 में चालू हुआ। और इसका लक्ष्य क्या था, पुरानी सड़कों का उन्नयन। अब उन्होंने पहले फेज के तहत तो सड़क तो बनवा दिया गया था 13 साल में, लेकिन उनका फिर से मरम्मत जो करना है, उसका उन्नयन जो था वो सेकंड फेज का लक्ष्य था। और इसकी चौड़ाई थी 5.5 मीटर, सड़कों की चौड़ाई। जरूरत अनुसार बड़े पुलों का निर्माण भी इसके तहत था। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत जरूरत के अनुसार बड़े पुलों का निर्माण शामिल था, और साथ ही साथ इनकी चौड़ाई, जो सड़कों की चौड़ाई है, वो 5.5 मीटर रखा जाता था। अब उसके बाद में आया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड फेज, 14 अगस्त 2018 को स्टार्ट हुआ। 14 अगस्त 2018 को स्टार्ट हुआ। थ्रू रूट्स और लिंक रोड्स का उन्नयन, मतलब कि और भी
लोगों को और भी ज़्यादा को ऑल वेदर सड़कों को जोड़ने का इसमें लक्ष्य था और 25,000 बस्तियों को इसमें जोड़ा गया, ऑल वेदर सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो 25,000 बस्तियों को ऑल वेदर सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया और इसमें कुल लक्ष्य था 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण, है ना, जो कि प्राप्त भी हो गया होगा। ठीक है, कुल लक्ष्य था 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण और 25,000 बस्तियों को ऑल वेदर सड़क से जोड़ने का इनका लक्ष्य था। और लिंक रोड से भी जोड़ना, थ्रू रूट से जोड़ना, ये भी इसका लक्ष्य था। फेज 3 का कब आया था? 14 अगस्त 2018 को। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 चालू हुआ 2024-25 से 2028-29 तक। तो ये पूछ सकता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 4 साल का है, 2024-25 से 2028-29 तक है, 4th चरण का। और इसमें क्या है, विशेष रूप से IAP, ठीक है, और आदिवासी जिले के छोटे गांव को जोड़ा जाएगा, ये इसका लक्ष्य है। तो आदिवासी जो गांव है उनको जोड़ने का, उनको पक्की सड़कों से जोड़ना, ये इसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th का चरण का लक्ष्य है। ग्रामों में 100 से कम आबादी को भी सड़क से जोड़ने का इसमें लक्ष्य है। अगर ग्रामों में 100 से कम अगर आबादी है तो उसको भी सड़क से जोड़ना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। वित्तीय अंशदान सामान्य राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऐसे तो सामान्य राज्य है उसमें केंद्र 60% देती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत और राज्य 40% अपना लगाती है। और पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों में केंद्र सरकार 90% लगाती है क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट ही ऐसा है जिसके कारण केंद्र सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और राज्य सरकार वहाँ पे 10% लगाती है। गुणवत्ता नियंत्रण इसका मतलब कि वो क्वालिटी कैसी है सड़कों की, तो इसके लिए यहाँ पे 3 बार निरीक्षण किया जाता है। जिला स्तर पर निरीक्षण होता है, फिर राज्य स्तर पर निरीक्षण होता है, जिस छत्तीसगढ़ लेवल पे, पहले बात तो जिला लेवल पे, सपोज दुर्ग लेवल पे निरीक्षण, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट निरीक्षण करेगी, फिर केंद्र सरकार के भी अधिकारी आते हैं और वो भी निरीक्षण करते हैं कि उस सड़क की जो क्वालिटी है वो कैसी है। मेरी सड़क और ई मार्ग ऐप से आप शिकायत भी कर सकते हैं। मेरी सड़क ऐप है और ई मार्ग ऐप है, उसके थ्रू अगर सड़क अच्छी नहीं बनी है तो उससे शिकायत भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में प्रगति सितंबर 2024 तक देखें तो स्वीकृत कार्य हुआ है 8,954। कितने स्वीकृत कार्य हुए हैं? 8,954 स्वीकृत कार्य हुए हैं और पूर्ण हो चुके हैं 8,296 पूर्ण हो चुके हैं। कुल लंबाई कितनी है? 40,375 किलोमीटर पूर्ण हुई है इतनी लंबाई, 40,375 किलोमीटर। पुल कितने बने हैं इसके तहत? चौथे चरण के तहत, चौथे चरण के तहत नहीं, ये तीसरे चरण, मतलब अभी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जितने भी चरण हुए उसमें सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ में कितने कार्य हुए, तो पुल बने हैं 372 और खर्च हुआ है 15,402 करोड़ रुपए। 15,402 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो सितंबर 2024 तक ये छत्तीसगढ़ में प्रगति है। स्वीकृत कार्य कितने हुए हैं? 8,954। पूर्ण कार्य हुए हैं 8,296। पूर्ण लंबाई थी 40,375 किलोमीटर। पुल बने हैं 372 और खर्च हुआ है 5,402 करोड़ रुपए। अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो बताइए कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी, सुशासन दिवस के अवसर पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थे उस समय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सामान्य क्षेत्रों के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी थी? सामान्य क्षेत्रों के लिए फेज 1 में तो मैंने बताया था न्यूनतम जनसंख्या कितनी थी, क्या 1,000 थी या 500 थी या 250 थी या 100 थी? तो इसमें न्यूनतम जनसंख्या कितनी थी? 500 थी। फेज 1 में 500 थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd का लक्ष्य क्या था? 3rd का लक्ष्य क्या था? तो छोटे गांव में अस्पताल बनाना, पुलों का निर्माण करना या 25,000 बस्तियों को जोड़ना या नहर बनाना। तो 25,000 बस्तियों को जोड़ना, ये इसका लक्ष्य था फेज 3rd का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3rd का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अब तक कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है? सितंबर 2024 तक कितने सड़कों का निर्माण हुआ है? तो मैंने बताया था, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। 20,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर या 40,375 किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर। तो 40,375 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ में। अब हम लोग आते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 23 अप्रैल 2011 को। डेट इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल 2011। इसका उद्देश्य क्या है?
जैसे नाम से क्लियर है, मुख्यमंत्री मतलब कि ये स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड में नहीं आते। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो रोड को नहीं बनाया जाता, उन रोडों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जाता है। 2011 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे कम आबादी वाले बसाहटे भी इसमें शामिल हैं। तो जिसकी पॉपुलेशन 250 और उससे कम है, उसको भी, उस गांव को भी पक्की सड़कों, उस गांव में भी पक्की सड़क बनाना और उन सड़कों को मेन सड़क से जोड़ना, ये इसका लक्ष्य है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर से 7.5 मीटर तक हो सकती है। 3.75 मीटर से 7.5 मीटर तक। पुल पुलियों का निर्माण भी इसमें शामिल है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। और देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें पैसा कहाँ से आता है? तो पैसा ना नाबार्ड 80% नाबार्ड से ऋण लेती है। स्टेट गवर्नमेंट ऋण लिया था और अभी भी लेती है। 20% राज्य से वित्तीय सहायता, मतलब कि 20% राज्य सरकार देती है और 80% ऋण कौन देता है? नाबार्ड से ऋण लिया गया है। आंकड़े सितंबर 2024 तक देखें तो स्वीकृत कार्य 1807 हुआ है। 1807 स्वीकृत कार्य हुआ है और पूर्ण कितना हुआ है? 1745 कार्य जो है वो पूर्ण हुआ है। कुल लंबाई कितनी है? तो 4916 किलोमीटर है। 4916 किलोमीटर अभी तक लंबाई पूर्ण हुई है। ओके, ये देखो लेटेस्ट आंकड़ा है, इसलिए मैंने इसको, ये योजनाओं को आपके सामने मैं लाई हूँ। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में पूर्ण लंबाई कितनी हुई है एक साल में? तो 60.1 किलोमीटर के सड़क बनाए गए हैं इसमें, 60.1 किलोमीटर। अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 2009 में की गई थी, 2010 में की गई थी, या 2011 में की गई थी, या 2012 में की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2011 में। कब की गई थी? 2011 में। इसमें न्यूनतम आबादी सीमा क्या है? तो न्यूनतम आबादी सीमा क्या इसमें 100 लोग हैं? एक गांव में अगर 100 लोग हैं तब बनाया जाएगा, या 250 लोग हैं तब बनाया जाएगा, या 500 हैं तब, या 1000 हैं तब? इसमें 250 पॉपुलेशन है न्यूनतम, या उससे भी कम है तब भी वहाँ पे ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। योजना में कितना हिस्सा नाबार्ड देता है? तो क्या 50% देता है, या फिर 60% देता है, या 80% देता है, या 100% देता है? तो 80% नाबार्ड से यहाँ पे लोन लिया गया है, ठीक है, ऋण लिया गया है, और 20% राज्य सरकार देती है। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। इसकी शुरुआत 2012-13 में हुई है। 2012-13 में इसका उद्देश्य क्या है? गांव में सीमेंट कंक्रीट सड़क और नालियों का निर्माण करना। तो ये पहला योजना है जिसमें जो सड़क है वो सीमेंट कंक्रीट से बनाए जाते हैं, और नाली का भी निर्माण करना, ये इसका लक्ष्य है। शहरों की तरह गौरव पथ की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो। और इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी जो सड़कों की जो लंबाई होती है वो 200 से 500 मीटर होती है। कितनी होती है? 200 से 500 मीटर। तो याद रखिएगा कितना? 200 से 500 मीटर। और चौड़ाई होती है 6 मीटर। बीच में 4 मीटर पक्की सड़क होती है ना, जैसे 6 मीटर 5 मीटर है तो 4 मीटर पक्की सड़क होगी, और 0.5 मीटर और 0.5 मीटर अगल बगल 2 नाली होंगी। नाली का निर्माण भी इसके साथ शामिल है ना। लेकिन कहीं कहीं पे संभव नहीं हो पाता कि ये नाली दोनों तरफ बनाया जा सके, तो मिनिमम एक तरफ नाली होना जरूरी है। कहीं पे भी अगर ग्राम गौरव पथ योजना के तहत कोई सड़क बनाया जा रहा है तो उसमें एक तरफ नाली अनिवार्य है, नहीं तो ये वो सड़क नहीं बनाई जाएगी अगर नाली नहीं बना पाया जा रहा है तो, या फिर संभव नहीं है तो। इसमें पैसा कितना दिया जाए, कहाँ से कहाँ पे होता है? तो नाबार्ड पोषित योजना है। 80% ऋण नाबार्ड से लिया गया है और 20% राज्य का अंश होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सितंबर 2024 के आंकड़े देख लेते हैं। स्वीकृत कार्य कितने हुए हैं? तो 7,224 स्वीकृत कार्य हो चुके हैं इसके तहत। पूर्ण कितने हुए हैं? तो 7,213 पूर्ण हो चुके हैं। कुल लंबाई कितनी है? तो 2,248 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। 2,248 किलोमीटर की। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं हम। यह योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? तो 2012-13 में शुरू की गई थी। ग्राम गौरव पथ योजना 2012-13 में शुरू की गई थी। इसमें सड़क की अधिकतम लंबाई कितनी है? अधिकतम लंबाई बोला है, तो अधिकतम लंबाई क्या 100 मीटर है, या 300 है, या 500 है, या 1 किलोमीटर है? तो 500 मीटर अधिकतम लंबाई है। अधिकतम बोला गया है, न्यूनतम नहीं, अधिकतम। डोंट फॉरगेट। योजना का वित्तीय अनुपात क्या है?
तो क्या 50/50 है, या 70/30 है, या 80/20 है, या 90/10 है? तो इसके तहत नाबार्ड से 80% ऋण लिया गया है और 20% पैसा राज्य सरकार लगाती है। अब हम लोग नेक्स्ट योजना में आते हैं, इंदिरा आवास योजना। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1996 को हुई है। 1 जनवरी 1996 को हुई है इंदिरा आवास योजना। डेट इंपॉर्टेंट है, 1996, 1 जनवरी 1996। उद्देश्य क्या है? गरीब ग्रामीण परिवारों को नया मकान बनवाने या कच्चा मकान पक्का करने हेतु सहायता। मतलब कि अगर नया मकान बनाना चाहते हैं तो भी, और अगर कच्चे मकान को भी पक्का करना चाहते हैं तब भी से इसमें पैसे की सहायता दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि नाम है इंदिरा आवास योजना, इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। लाभ क्या है? 1.20 लाख मैदानी क्षेत्र में, जब मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे 1.20 लाख रुपए दिया जाता है, और अगर पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, तो वहाँ पे 1.30 लाख पैसा दिया जाता है, 1,30,000 पैसा दिया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। कच्चे मकान के उन्नयन हेतु 15,000 रुपये दिया जाता है। मतलब कच्चा मकान है, उसका उन्नयन करना है, मतलब कि उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो उसके लिए 15,000 रुपये दिया जाता है। जमीन ना होने पर 20,000 रुपये भूमि खरीदने हेतु दिया जाता है। अगर जमीन ही नहीं है तो 20,000 रुपये दिया जाता है भूमि खरीदने के लिए। SC/ST अल्पसंख्यक BPL परिवारों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, जो गरीब हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, या फिर SC/ST को। वित्तीय साझेदारी क्या है? तो सामान्य राज्य जो है ना, जैसे कि छत्तीसगढ़ सपोज, तो उसमें 75% केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार लगाती है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम जो है उसमें भी 7 बहनों प्लस सिक्किम, तो उसमें जो वित्तीय अंशदान होता है वो 90/10 का होता है, क्योंकि वहाँ पे इलाका ही ऐसा है, इसलिए वहाँ पे अनुदान ज़्यादा देना पड़ता है। केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपरेट होती है, तो पूरा 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। अब हम इससे रिलेटेड MCQ देख लेते हैं। तो इंदिरा आवास योजना, IAY भी बोला जा सकता है एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए कि IAY का फुल फॉर्म क्या है, इंदिरा आवास योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या 1995 में हुई थी, या 1996 में, या 1998 में, या 2000 में? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, 1 जनवरी 1996 में। योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितनी सहायता दी जाती है? 2023-24 के अनुसार तो मैदानी क्षेत्रों में 25,000 दी जाती है, 70,000 दी जाती है, कि 1.20 लाख दी जाती है, कि 1.50 लाख दी जाती है? तो 1,20,000 रुपये दिया जाता है मैदानी क्षेत्रों में। और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कितना दिया जाता है? 1,20,000 रुपये दिया जाता है। योजना का केंद्र राज्य अनुपात क्या है इंदिरा आवास योजना का? तो 50/50 है, या 60/40 है, या 75/25 है, या 100% है? तो 75/25 है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी? अक्टूबर 1995 में प्रारंभ हुई थी, अक्टूबर 1995 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अक्टूबर 1995 में प्रारंभ हुई थी। ये योजना अत्यधिक पुरानी योजना है, और जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना इसमें नाम लिखा है, उसी तरीके से ये योजना भी अत्यधिक पुरानी हो चुकी है और 1995 में ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो उससे रिलेट करके आप याद रखेंगे कि वृद्धावस्था जो पेंशन योजना भी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो अक्टूबर 1995 में स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो BPL के नीचे जीवन यापन करने, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन वृद्धजनों को जो कि ओल्ड हो चुके हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। पात्रता क्या है? तो 60 वर्ष से लेके 79 वर्ष आयु वर्ग को 500 रुपये मिलेगा। 60 से 79 आयु वर्ग को 500 रुपये मिलेगा हर महीने। उसमें 300 रुपया केंद्र सरकार देगी और 200 रुपया राज्य सरकार देगी। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और अगर 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग है, किसी वृद्ध की आयु 80 वर्ष से अधिक है, तो उसको 650 रुपये मिलेंगे। उसमें 500 रुपये केंद्र देगा और 150 रुपये राज्य देगा। 150 रुपये राज्य देगा और 500 रुपये केंद्र सरकार देगा। तो कितना मिलेगा? टोटल 650 रुपये मिलेगा। और 60 से 79 आयु वर्ग के जो वृद्ध हैं उनको 500 रुपये मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट योजना देखते हैं।
अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव है, इस योजना के अंतर्गत पात्रता आयु सीमा क्या है, तो अभी हमने पढ़ा है 18 से 79 आयु वर्ग, ठीक है, 18 से 79। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तो 500 रुपये प्रति माह प्रदान की जाती है, लेकिन अगर 80 वर्ष से अधिक आयु है तो उनको मिलेगा 650 रुपये प्रति माह। और नेक्स्ट 5वां ऑब्जेक्टिव है, 500 रुपये प्रति माह की सहायता में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंश कितना है, तो केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार 200 रुपये देती है वृद्धावस्था पेंशन योजना में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है वो प्रारंभ हुआ था 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। इसका उद्देश्य क्या है? बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्तशाली छात्र जो हैंडीकैप्ड हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं, और या फिर निराश्रित व्यक्तियों को, जो निराश्रित हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, निराश्रित हैं, उन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाई गई 1981 में, है ना। और उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने हेतु सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। पात्रता क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का? 6 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के, जो 6 साल या फिर 17 वर्ष की आयु वर्ग के निःशक्त हैंडीकैप्ड जो स्कूल में पढ़ते बच्चे हैं, उनको फ़ायदा देना, या फिर 18 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के सामान्य निःशक्त व्यक्ति हैं, जो सामान्य निःशक्त व्यक्ति हैं, उनको भी सहायता देना। और या फिर बौने व्यक्ति जो कि 3 फीट से कम लंबाई है, बौने व्यक्ति, उनको भी फ़ायदा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। सहायता क्या मिलेगा? वर्ष 2023 में सहायता राशि ना 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। मतलब अब इनको 500 रुपया प्रति माह मिलता है सहायता राशि। 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्तशाली छात्र, 18 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति और बौने व्यक्तियों को भी 500 रुपये प्रति माह सहायता राशि मिलती है। तो देखिए, इसमें सहायता राशि जो है वो बढ़ाया गया है 2023 में, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। विशेष चयन प्रक्रिया जो है ना, वो ग्राम पंचायत अगर अनुशंसा करेगी, मतलब ग्राम पंचायत अगर बोलेगी कि इस पर्सन को सहायता मिलना चाहिए, तो प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जनपद पंचायत बोलेगी, या फिर नगरीय निकाय अगर अनुशंसा करेगी, तब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वो व्यक्ति पात्र होगा। अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो बताइए कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1999 में, दूसरा ऑप्शन है 1981 में, तीसरा ऑप्शन है 2005 में, और चौथा ऑप्शन है 1995 में। तो बताइए कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1981 में हुई थी, ठीक है, 1981 में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन की राशि कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 350 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 400 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 500 रुपये और छठवां ऑप्शन है 600 रुपये। तो मैंने बताया था 500 रुपये सहायता राशि है, जो कि अभी 2023 में बढ़ा है 500 रुपये, पहले 350 रुपये मिलता था। नेक्स्ट हमारा स्कीम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन है योजना है, मतलब ये विधवाओं के लिए होगा, है ना। तो प्रभावशाली ये कब हुआ, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली कब हुआ? फरवरी 2009 को प्रभावशाली हुआ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर गरिमापूर्वक जीवन जीने हेतु सहयोग प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है विधवा पेंशन योजना का। पात्रता क्या है? तो 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की विधवा महिलाएं इसके लिए पात्र होगी। तो देखिए, इसमें जो आयु सीमा है वो 50 साल नहीं रखा गया है, क्योंकि विधवा जल्दी भी हो सकती है, तो इसलिए 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की विधवा महिलाओं को इसमें फोकस किया गया है। और इसमें कितने लोग लाभान्वित हुए हैं 2023-24 में? तो 2,16,391 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं विधवा पेंशन योजना के तहत।
लाभ कितना मिलेगा इसमें, 500 रुपये मिलता है इसमें भी प्रति माह, जिसमें 300 रुपये केंद्र सरकार देती है और 200 रुपये राज्य सरकार देती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन की, कितना कितना पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चयन हितग्राहियों के चयन के लिए ग्राम पंचायतें अनुशंसा कर जनपद पंचायत को प्रेषित करेगी। ग्राम पंचायत अनुशंसा करेगी कि इनको फ़ायदा मिलना चाहिए और जनपद पंचायत को भेजेगी। जनपद पंचायत स्वीकृति देंगे या अस्वीकृत कर सकते हैं जनपद पंचायत, और अगर स्वीकृति दे देती है जनपद पंचायत तो उनको इस पेंशन योजना का लाभ मिल जाएगा। इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब प्रभावशील हुई, तो बताइए कब प्रभावशील हुई। पहला ऑप्शन है जनवरी 2005 में, दूसरा ऑप्शन है फरवरी 2009 में, तीसरा ऑप्शन है मार्च 2010 में और चौथा ऑप्शन है 2008 में अप्रैल। तो फरवरी 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आई, फरवरी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन राशि कितनी है। तो पेंशन राशि क्या 500 रुपये है या फिर 600 रुपये है या फिर 300 रुपये केंद्र या 200 रुपये राज्य, मतलब 300 रुपये केंद्र सरकार देती है, 200 रुपये राज्य सरकार देती है, या फिर 350 रुपये केंद्र सरकार देती है और 150 रुपये राज्य सरकार देती है। बताइए क्या सही है। तो इसमें 300 रुपये केंद्र सरकार देती है और 200 रुपये राज्य सरकार देती है। चलिए नेक्स्ट हमारा योजना है निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना। इसका मतलब इसमें जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके विवाह के प्रोत्साहन के लिए ये योजना लाई गई है, नाम से ही क्लियर है। उद्देश्य क्या है, ऐसे निःशक्त जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते हैं, मतलब जो टैक्स नहीं देते हैं। इसका मतलब कि जो जॉब में हैं या फिर कहीं पे भी काम करते हैं और वो टैक्स देते हैं, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सामाजिक पुनर्वास की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना ये इसका लक्ष्य है। इसकी पात्रता क्या है, तो वो छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए और उसकी जो निःशक्तता है ना वो 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। मतलब कि निःशक्त होना चाहिए, साथ ही साथ में निःशक्तता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे भी विवाह की आयु 21 वर्ष हो गई है तो 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, और नॉर्मल सी बात है कोई भी ज़्यादातर मैक्सिमम इंसान 45 साल के ऊपर शादी नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे याद रखना आसान हो जाता है। 21 से 45 वर्ष की आयु के बीच में अगर पर्सन है तो उसको इसका लाभ मिलेगा। दंपति का विवाह संस्कार प्रचलित सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो, मतलब कि जैसे कि कोर्ट मैरिज या मंदिर में, या फिर सक्षम न्यायालय के द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो, तब फिर उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में पात्रता हेतु न्यूनतम निःशक्तता प्रतिशत क्या है, तो कितनी निःशक्तता होनी चाहिए जिस पर्सन को इसका लाभ मिलेगा। तो मैंने बताया था, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40% और ऑप्शन डी है 50%। तो बताइए कितना है। ऑप्शन सी 40% या उससे अधिक निःशक्तता होगा तभी उसको फायदा मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्कीम है इंदिरा गांधी निःशक्तजन पेंशन योजना। निःशक्तजन पेंशन योजना ये प्रारंभ हुआ था 2009 में। कब प्रारंभ हुआ था? 2009 में। निःशक्तजन को पेंशन मिलेगा, इसमें जो हैंडीकैप्ड हैं उनको मिलेगा। उद्देश्य क्या है? बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त जनों को गरिमापूर्वक जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब ये भी बीपीएल परिवार वाले लोग को है, आयकर दाता वो नहीं होना चाहिए। पात्रता क्या है? तो 18 से 79 आयु वर्ग। अब देखिए इसमें आयु 18 से 79 आयु वर्ग क्यों रखा गया है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जल्दी निःशक्त हो सकता है, ठीक है। तो निःशक्त 18 साल, वैसे भी वहाँ पे निःशक्तता के लिए एक और स्कीम चल रही थी, है ना। तो ये निःशक्त जो पेंशन योजना है ये 18 से 79 आयु वर्ग के गंभीर और बहुविकलांगों के लिए है, ठीक है। इसमें सहायता राशि मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपये प्रति माह, जिसमें 300 रुपये केंद्र देगा और 200 रुपये राज्य देगा, ठीक है। तो
18 से 79 आयु वर्ग के बहुविकलांगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। अब कब प्रारंभ हुआ था? 2009 में। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बताइए किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2009 और ऑप्शन डी 2011। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा 2009 में हुआ था। इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य विकलांगों को शिक्षा देना नहीं, बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त को आर्थिक सहायता देना, या फिर बेरोजगारों को नौकरी देना, या फिर महिलाओं को स्वरोजगार देना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त को आर्थिक सहायता देना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने क्या क्या बताया था आपको? हमने बताया था इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना जो कि 2009 में स्टार्ट हुआ था और 18 से 79 आयु वर्ग के गंभीर बहुविकलांगों के लिए लाया गया था। इसमें 500 रुपये दिया जाता है। उसके बाद में निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, इसमें हैंडीकैप्ड के लिए विवाह प्रोत्साहन के लिए निःशक्तता 40% से अधिक हो तो, और विवाह की आयु क्या थी? 21 वर्ष और 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा योजना था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ये विधवाओं के लिए था पेंशन स्कीम, जो कि फरवरी 2009 में लाया गया था। और इसमें विधवाओं की आयु कितना रखा गया था? 40 वर्ष से लेके 79 वर्ष के विधवा महिलाएं। तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पात्रता मतलब आयु कितने के बीच में दिया जाता है। इसमें भी 500 रुपये दिया जाएगा, है ना, प्रतिमाह। और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होगा तो वही होगा, 300 रुपये केंद्र और 200 रुपये राज्य। नेक्स्ट था सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो कि 1981 में आया था। और इसमें बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत पहले आया था तो ये पूरे लोगों को कवर करता था, है ना। तो ये केंद्र का योजना था, है ना। और इसमें पात्रता 6 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के निःशक्त शालेय छात्र, 18 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्त व्यक्तियों के लिए या फिर बौने व्यक्तियों के लिए ये लाया गया था। और इसमें भी 500 रुपये अभी बढ़ा दिया गया, 500 रुपये इसमें कर दिया गया है। और हमने क्या योजना देखा था? हमने देखा था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो कि 1995 में लाया गया था। ये वृद्धावस्था के लिए था, तो हमने ऐसे याद किया था कि ये भी बहुत पहले लाया गया था, तो 1995 में लाया गया था। इसमें अगर 80 साल के कम आयु है तो उसमें 500 रुपये दिया जाएगा। अगर 80 साल से ऊपर है पर्सन का तो उसमें 650 दिया जाएगा, जिसमें मैंने बता दिया था कि 300 रुपये केंद्रांश, 200 रुपये राज्यांश 80 वर्ष के नीचे के लिए, और 650 रुपये दिया जाएगा 80 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लिए, जिसमें 500 रुपये केंद्रांश और 150 रुपये राज्यांश रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।